Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 5 of MTH 501 Linear Algebra, and our topic for today is vector equations. Vector equations क्या होता है ये हम इस लेक्चर में देखेंगे और उनके क्या डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। This lecture is devoted to connect equations involving vectors to ordinary system of equations. मतलब हम एक रिलेशन बनाना चाह रहे हैं ऑर्डरिंग इक्वेशन जो आज तक हम पढ़ चुके हैं और वेक्टर इक्वेशन का आपस में। The term vectors appear in variety of mathematical and physical context. We will study later while studying vector spaces. Vector spaces में हम vector को cover करेंगे. Until then we will use vector to mean list of numbers. तब तक हम vector का मतलब होगा सिर्फ list of numbers. उसमें सिर्फ numbers होंगे. This simple idea enables us to get interesting and important application as quickly as possible. तो अभी हम इनके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कॉलम वेक्टर क्या होता है। A matrix with only one column is called column vector or simply a vector. हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर रोज तो ढेर सारी हैं लेकिन कॉलम उसका बस एक ही है तो इसको हम बोलेंगे ये कॉलम वेक्टर है। ये शॉर्ट फॉर्म में उसको हम सिर्फ वेक्टर भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास अब ये u इज़ इक्वल टू 3 - 1 ये एक वेक्टर है, कॉलम वेक्टर। इस तरह v इज़ इक्वल टू 2 3 5 ये एक वेक्टर है। इसी तरह w इज़ इक्वल टू w1 w2 w3 w4 ये एक वेक्टर है। ये जो उसके ऊपर टी लिखा है इसका मतलब ट्रांसपोज। ये भी ट्रांसपोज, ये भी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब ये कि वैसे तो ये हमारे पास एक रो शो हो रही है ना, लेकिन अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम बन जाएगा। इस तरह ये रो का ट्रांसपोज लेंगे ये भी कॉलम बन जाएगा। इस तरह इस रो का ट्रांसपोज लेंगे तो ये भी एक कॉलम की फॉर्म। तो ये जो सिंगल कॉलम बन रहा है इसको हम बोलते हैं कि ये है कॉलम वेक्टर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आर स्केयर का क्या मतलब है, वेक्टर्स इन आर स्केयर। इसको आर स्केयर को हम टू डायमेंशन भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है कि इफ़ आर इज़ अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, अगर हम सारे रियल नंबर कंसीडर करें देन द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स विद टू एंट्रीज इज डिनोटेड बाय आर स्केयर। ऐसे वेक्टर जिनके अंदर दो एंट्रीज होंगी, दो नंबर होंगे, उनको हम डिनोट करेंगे आर स्केयर से। ठीक है, आर मल्टीप्लाई बाय आर के उसके अंदर दो रियल नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेक्टर u इज इक्वल टू 3 - 1 ट्रांसपोज, जिसको हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, बिलोंग्स टू आर स्केयर। ये टू डायमेंशन का एक वेक्टर है, इसके अंदर दो नंबर हैं। अगर इसके अंदर मैं एक और नंबर लगा दूं 4 तो ये बन जाएगा आर क्यू। इसके अंदर तीन रियल नंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे। Here the real numbers are appeared as entries in vector. The exponent 2 indicates that the vector contain only two entries. Similarly, R3, R4 contain all vectors with 3 and 4 entries respectively. R3 के अंदर 3 entries होंगी, R4 के अंदर 4 entries होंगी। The entries of vectors are always taken from the set of real number, और ये entries हम हमेशा real number से लेंगे। हम अभी ये नहीं करेंगे कि इसके अंदर कोई trigonometric function डाल दें, कोई log का function डाल दें, नहीं, बल्कि हम real numbers ही simple include करेंगे इसके अंदर। The entries in the vectors are assumed to be elements of a set called a field. बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये जो एंट्रीज होंगी ये एक सेट से ली जाएंगी। रियल नंबर्स तो होंगे लेकिन इस सेट के जो एलिमेंट होंगे उस टाइम पर स्पेसिफिक, उसको हम बोलेंगे कि ये एक फील्ड है। इट इज़ डिनोटेड बाय एफ, एफ से इसको हम डिनोट करेंगे। ओके, अलजबरा ऑफ वेक्टर्स क्या है? एक वेक्टर्स के साथ डिफरेंट अलजबरा हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले इक्वलिटी। दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? टू वेक्टर्स इन आर स्केयर आर इक्वल तभी इक्वल होंगे इफ एंड ऑनली इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। जो मैट्रिसेस में होता है ना, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके तमाम एंट्रीज इक्वल हों। यही वेक्टर में है। अब ये एक वेक्टर है u1 u2 इसके एलिमेंट्स हैं, एक वेक्टर है v जिसके v1 v2 एलिमेंट्स हैं। तो ये तभी दोनों वेक्टर इक्वल होंगे जब u1 v1 दोनों बराबर हों एंड हमारे पास u2 v2 दोनों बराबर हों। जब ये दोनों एंट्रीज बराबर होंगी तभी हम बोलेंगे कि u इज़ इक्वल टू v। अब यहाँ पे अगर आप देखें 4 और 4 बराबर हैं, यानी u1 यहाँ पे v1 के बराबर है, बट यहाँ पे u2 की वैल्यू है 6 जबकि v2 की वैल्यू है 3, तो ये हमारे पास बराबर नहीं है। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे। इनफैक्ट जो वेक्टर एक्स वाई होते हैं आर स्केयर के अंदर, यानी दो डायमेंशन के अंदर, वो बेसिकली क्या है, एक ऑर्डर पेयर है एक्स वाई ऑफ रियल नंबर्स, बोथ रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये टू डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस। तो जो वेक्टर होता है बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा होता है उस एक टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर। अब एक और डायमेंशन आ जाती है जी डायमेंशन, तो हमारा जो वेक्टर होगा वो उसमें एक्स वाई जी तीन एलिमेंट्स आ जाएंगे।
फोर डायमेंशन में फोर आ जाएंगे, इस तरह। बेसिकली ये जो वेक्टर होता है ये एक पॉइंट डिनोट कर रहा होता है उस प्लेन के अंदर। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे परफॉर्म होती है। गिवन टू वेक्टर्स u एंड v इन आर स्केयर, एक टू डायमेंशन प्लेन के अंदर दो वेक्टर्स हैं u एंड v, उनका सम कैसे होगा कि हम उनके तमाम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे जैसे मैट्रिसेस में हम करते थे। ठीक है। जैसे हमारे पास एक वेक्टर है u इज इक्वल टू यू वन यू टू और v इज इक्वल टू वी वन वी टू, तो हम क्या करेंगे u प्लस v जब हमने करना है तो u वन और v वन को आपस में ऐड करके लिख देंगे और u2 और v2 को आपस में ऐड करके लिख देंगे, और साथ में हम ये लिखेंगे कि ये दो एलिमेंट्स हैं तो ये आर स्केयर को बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स हैं, टू डायमेंशनल। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब ये एक वेक्टर है, दो वेक्टर्स हैं 1 - 2 और 2 और 5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमारे पास आंसर आएगा 3। तो ये हमारे पास एक वेक्टर है जो कि बिलोंग करता है टू डायमेंशनल रियल नंबर्स। ठीक हो गया। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, किसी स्केलर नंबर को किसी कांस्टेंट को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है वो कैसे करेंगे। अभी तक हम ये इस तरह ही कर रहे हैं जैसे मैट्रिसेस के साथ हम काम कर रहे होते हैं। तो एक वेक्टर है u जो कि एक रियल नंबर c के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो c जो है वो स्केलर मल्टीपल है u का, तो इसको हम ऐसे डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखें कि एक c जो है उसको हमने ऐसे ही लिखा हुआ है और u को बोल्ड किया हुआ है, तो अब कैसे पता चलेगा कि वेक्टर कौन सा और कांस्टेंट कौन सा है। जो बोल्ड होगा वो हमारा वेक्टर होगा, जो सिंपल लिखा होगा ना वो हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि u की ईच एंट्री को c से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास u है 3 - 1 और c है 5, तो 5 को मैं 3 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, -1 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 15 आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा -5 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर बने। अच्छा, अब ये नोटेशन का यही बता रहे हैं जो हमने देखा कि नंबर c इन सी यू इज स्केलर, इट इज़ रिटन इन लाइट फेस टाइप, ये लाइट करके हम लिखते हैं, और जो वेक्टर होता है उसको हम बोल्ड करके लिखते हैं। ठीक हो गया। तो लेकिन जब आप नॉर्मल कॉपी में लिखेंगे तो फिर आपको इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके। फिर हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक वेक्टर गिवन है 1 - 2 और दूसरा एक वेक्टर गिवन है 2 - 5, और हमने 4u फाइंड करना है। ठीक हो गया। और -3v भी फाइंड करना है, और फिर इन दोनों का एडिशन भी फाइंड करना है। ये अभी तक हमने जो भी एडिशन पढ़ा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ी, सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस एग्जांपल में रिवाइज हो रहे हैं। 4u के लिए हम क्या करेंगे, जो वेक्टर होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। p वेक्टर को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा। इस आंसर को इस आंसर के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम ये सारे जो एग्जीक्यूशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। समटाइम्स हम अपनी कन्वीनियंस के लिए कॉलम वेक्टर को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ब्रैकेट की फॉर्म। ठीक है। तो अब हमारे पास अब ये एक मैट्रिक्स भी से हो सकता है ना, ऐसे एक मैट्रिक्स है जिसके दो एलिमेंट हैं 3 - 1, ये हमारे पास एक रो वेक्टर होता है। अब हम इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये कॉलम वेक्टर नहीं है, सॉरी रो वेक्टर नहीं कॉलम वेक्टर है। तो हम क्या करते हैं, इसके इर्द गिर्द राउंड ब्रैकेट्स लगा लेते हैं और दोनों एलिमेंट्स के दरमियान कोमा लगा लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये एक इस तरह का एल वेक्टर है, कॉलम वेक्टर। ठीक है। तो इस तरह ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो हमारे पास एक वेक्टर है ये इसके बराबर नहीं होगा बल्कि इसके ट्रांसपोज के बराबर होगा, और लेकिन इस वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों के राउंड पेरेंथेसिस लगा के बीच में कोमा लगा। हो गया। अच्छा, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि हमारे पास हमने पहले भी देखा कि हम इसको ना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह पॉइंट में ही ले रहे होते हैं। ठीक है। कि ईच पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमिन्ड बाय ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर, तो ये भी एक ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर्स है। ठीक है। तो हम एक ज्योमेट्रिक पॉइंट ए बी विद द हेल्प ऑफ कॉमन वेक्टर कॉलम वेक्टर ए बी ले सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास एक प्लेन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो हमारे पास जो भी पॉइंट्स हैं हम इसके अंदर मार्क कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास वेक्टर्स जो हैं वो R3 प्लेन के अंदर हैं जिसके अंदर 3 डायमेंशन हैं, 3 एंट्रीज हैं। ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस में होंगे, दो पॉइंट एक्स और वाई तो हम ऐसे ही मार्क कर देंगे। ठीक है। लेकिन हमारे पास एक तीसरा एक्सिस है जी, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एरो मार्क कर देंगे। एरो से हम डिनोट कर रहे होंगे कि ये तीसरी डायमेंशन इसकी यहाँ से आ रही है। ठीक है। तो वो दूसरी सेकंड डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन में डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, एक एरो मार्क कर देते हैं। ठीक हो गया। विद द एरोस फ्रॉम द ओरिजिन समटाइम इंक्लूडिंग फॉर विजुअल क्लैरिटी, सिर्फ विजुअल क्लैरिटी के लिए हम ये काम करते हैं। अच्छा, वेक्टर्स इन आर एन, अब ये तो हमने 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन देखी, अब एन डायमेंशन भी तो हो सकती है ना, कोई भी हो सकती है, 4 5 6 एनी। हम इसको जनरलाइज करते हैं। इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर है, डेसिमल की फॉर्म में नहीं है, आर एन रीड आर एन डिनोट्स द कलेक्शन ऑफ ऑल लिस्ट, सारी लिस्ट हैं और ऑर्डर एन टपल्स या एन टपल्स हैं। टपल्स इनको कहते हैं जो ब्रैकेट की फॉर्म में ढेर सारी चीज़ें लिखी होती हैं ना, ये सारे टपल्स होते हैं। ठीक है। ये डिफरेंट एन रियल नंबर्स के टपल्स हैं, यूजली रिटन एज एन मल्टीप्लाई बाय वन कॉलम मैट्रिक्स सच एज u इज इक्वल टू u1 u2 u3 ओवरऑल ट्रांसपोज। या इसको हम अभी हम एक लाइन में लिखने के लिए ऐसे लिख रहे हैं ना, अगर हम ऐसे ट्रांसपोज ना लिखते तो हमें ये पूरा एक सफ़ा यहाँ पे लेना पड़ता और हम ऐसे लिखते u1 u2
U3 अप टिल सो ऑन UN। तो ये लाइनें बचाने के लिए इन्होंने एक लाइन में लिख के ट्रांसपोज ऊपर डाल दिया। तो बेसिकली ये कॉलम वेक्टर, द वेक्टर हुज ऑल एंट्रीज आर जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ऐसा कॉलम वेक्टर जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो होंगी उसको जीरो वेक्टर बोलेंगे और इसको बिग ओ से डिनोट करेंगे। द नंबर ऑफ एंट्रीज इन ओ विल बी क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट से ही हमें क्लियर हो जाएंगी उसकी नंबर ऑफ एंट्रीज, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे 0 0 0 0, ठीक है। तो ये हमारे पास चार एंट्रीज हैं, ये R4 प्लेन का है। या तो हमें प्लेन दिया जाए या हमें एंट्रीज दिखाई जाए तो हमें उससे क्लियर हो जाएगा कि उसका क्या प्लेन, कितनी डायमेंशन का वो वेक्टर है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कुछ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं एन डायमेंशनल स्पेस के अंदर वेक्टर्स की, कि हमारे पास जितने डिफरेंट वेक्टर्स हैं U V W इस स्पेस के अंदर, तो उनके अंदर हम डिफरेंट ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये कि उनके ऊपर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है। आप वेक्टर्स U में V ऐड कर लें या V में U ऐड कर लें, दोनों एक ही चीज़ है। उसके अलावा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होती है कि आप U प्लस वी करके फिर उसके अंदर W ऐड करें या V प्लस W करके फिर उसके अंदर U ऐड करें, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेक्टर्स में अप्लाई होती है। उसके अलावा आप वेक्टर के अंदर जीरो ऐड करें तो ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है, वेक्टर चेंज नहीं होता, वैसा ही रहता है। अब वेक्टर के अंदर अगर आप उसका -1 का मल्टीपल ऐड करें तो वो जीरो के बराबर आंसर आ जाता है, बेशक आप उसको पहले लिख लें या बेशक उसको बाद में लिखें, ठीक है। तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होता है। उसके अलावा हमारे पास CU+V, यानी वेक्टर दो ऐड हो रहे हैं और फिर स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ओवर वेक्टर एडिशन है। ये वेक्टर एडिशन पहले हम कर रहे हैं और उसके ऊपर स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी हम या तो वेक्टर का ऐड करके फिर स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें या बारी बारी दोनों वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर आपस में ऐड कर लें, तो आंसर हमारा सेम आएगा। इस तरह वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर एडिशन, के स्केलर ऐड हो रहे हैं और फिर वेक्टर उन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जैसे यहाँ पे C+D दो कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको पहले मैं ऐड करूँ और फिर मैं वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँ या बारी बारी मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करूँ, तो ये दोनों आंसर मेरे ठीक होंगे। अब दो मेरे पास कांस्टेंट है CD, पहले मैं ये करूँ कि D को वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँ फिर C से मल्टीप्लाई करूँ, या पहले मैं ये करूँ कि CD को आपस में मल्टीप्लाई कर लूँ और फिर U वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो मेरा आंसर सेम आएगा। अगर मैं किसी भी वेक्टर को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा वेक्टर इटसेल्फ वापस आ जाता है, ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ओके, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन द फॉर्म ऑफ स्केलर, नॉट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हम देखते हैं लीनियर कम्बिनेशंस क्या होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी वेक्टर्स हैं जो नॉर्मल हम जनरल लिखते हैं V1 से लेके VP तक। P हमने कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले ली, ठीक है, P ले लें, K ले लें, कुछ भी ले लें। ये हमारे पास वेक्टर्स हैं और हमारे पास उतने ही स्केलर हैं जितने वेक्टर थे, और हम किसी एक Y वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकें C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 VP अप टिल सो ऑन CP VP, तो इसको कहते हैं कि ये लीनियर कम्बिनेशन है ऑफ V1 टिल VP यूजिंग वेट्स। जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं, जो स्केलर्स हैं, इनको हम वेट्स बोल रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी टू अबव, प्रॉपर्टी टू क्या होती है? एसोसिएटिव लॉ होता है ना। एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो U+V फिर W करूँ या U+V+W इस तरह करूँ, तो ये ब्रैकेट्स मैं इसमें इग्नोर करूँ कर दूँ इस वजह से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वजह से, तो मेरा एक ही बात बन जाएगी ना। तो इस वजह से हमें यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स नहीं लगानी पड़ रही अपने लीनियर कम्बिनेशन के अंदर, ठीक है। अगर ऐसा होता ना आंसर चेंज हो रहा होता तो मुझे ब्रैकेट्स लगानी पड़ती कि पहले ये कैलकुलेट करो फिर वो करो। ये प्रॉपर्टी टू जो है एसोसिएटिव लॉ, ये हमें हेल्प कर रहा है पेरेंथेसिस ओमिट करने में, एक लीनियर कम्बिनेशन बनाने के लिए पेरेंथेसिस उसमें नहीं डालनी पड़ी, पहले जो मर्जी ऐड करो आपकी मर्जी। द वेट्स इन लीनियर कम्बिनेशन कैन बी एनी रियल नंबर, ये जो वेट्स हैं, ये जो स्केलर्स हैं, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं इंक्लूडिंग जीरो, आप इसको जीरो भी ले सकते हैं। अब आप देखेंगे कि सारे जीरो होंगे तो क्या हो जाएगा, अगर कोई एक जीरो हो रहा है बाकी सब जीरो नहीं हो रहे तो क्या होगा, ये लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन इनकी वैल्यू जीरो हो सकती है। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है V1 -I और 1 और V2 है 2 और 1, और हमारे पास एक W वेक्टर है जो इन दोनों की फॉर्म में लिखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि W इज़ ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2, यानी कोई एक ऐसा वेक्टर जो दूसरे वेक्टर्स के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता हो, तो हम इसको कहते हैं कि ये लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये एक वेक्टर दिया गया है 3 5 2, ठीक है, ये एक वेक्टर है 3 5 2। अब अगर हम इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो हम इस तरह से लिख के दिखा देंगे कि मैं क्या करूं कि इसको थ्री वेक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करूं। पहले मैंने इस तरह से लिख दिया 3 1 0 0, फिर दूसरा लिख दिया 5 × 0 1 0 और 2 × 0 0 1, यानी यहाँ से मैंने एक वेक्टर में 3 रखा बाकी 0 0 रख दिए, दूसरे वेक्टर के अंदर मैंने यहाँ पे 5 रखा बाकी 0 0 रख दिए, तीसरे वेक्टर के अंदर मैंने यहाँ पे 2 रखा बाकी 0 0 रख दिया। तो ये मैंने तीन वेक्टर्स की फॉर्म में इसको लिख लिया। जब मैंने इस तरह से तीन वेक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया, फिर मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से मैंने 3 कॉमन ले लिया, बाकी सारे बच गए 1
जीरो जीरो। इसके अंदर से मैंने 5 कॉमन ले लिया, बाकी बच गया 0 1 0। इसके अंदर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो बाकी बच गया मेरे पास 0 0 1। तो इस तरह से मैं इसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और इनको मैंने V1 V2 V3 बोल दिया। ठीक है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है जिससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि A1 हमारे पास ये है, A2 ये, और B हमारे पास ये है। हमने बताना है कि B जो है वो A1 और A2 के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। इसके लिए है ना, हम एक इक्वेशन होती है हमारे पास मैट्रिसेस की, जो हमने पहले पढ़ी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। एक एक्स होता है ना, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। अब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक वेक्टर नहीं है, अभी ये तो एक वेक्टर था ना, यहाँ पर एक मैट्रिक्स था। अगर मेरे पास ज़्यादा वेक्टर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं बोलूँ ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू इज इक्वल टू बी। इस तरह जितने भी मैंने डालने हैं वेक्टर्स में डाल सकता हूँ। अब यहाँ पे हमने यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि जो मेरे पास ए वन बी वन दिया हुआ था ना, वो मेरे पास वेक्टर्स थे, ठीक है, और साथ मैंने उनके लगा दिया एक्स वन और एक्स टू और इक्वल टू बी कर दिया। अब अगर तो मेरी ये इक्वेशन सेटिस्फाई मैं कर पाता हूँ, वैल्यूज एंटर करने के बाद मेरे एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू निकल आती हैं, तो फिर मैं बोलूँगा कि ये मेरा लीनियर कम्बिनेशन ठीक है। फिर ये लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में मैं बी को लिख सकता हूँ, इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन। तो मैं ये देखता हूँ मैं, अब इसका तरीका क्या होगा, मैं इसकी A1 A2 की वैल्यू पुट कर दूंगा जो मुझे क्वेश्चन में दी गई थी, x1 और x2 को बीच में इनके मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसके बाद मेरी एक इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन को मैं एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर ले जाऊंगा, फिर इक्वेशन जनरेट करूंगा। अगर मेरी वो इक्वेशन x1 और x2 की वैल्यू मुझे दे रही है, उनको फ्री नहीं रख रही है, तो इसका मतलब मेरा एक सोल्यूशन बन गया और ये लीनियर कम्बिनेशन मेरा बिल्कुल ठीक है। तो अब इसको चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, A1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, A2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब x1 को यहाँ पे सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, x2 को यहाँ सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब मैंने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में सारे एलिमेंट्स को ऐड किया, तो मेरा ये मैट्रिक्स बन गया। अब मेरी जो इनके से इक्वेशन जनरेट हो रही हैं वो ये इक्वेशन जनरेट हो रही हैं, ठीक है। इस ये एक पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन। अब मैं क्या करूँ, इनको ऑगमेंटेड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दूँ। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे वन है तो ये वन आ जाएगा, यहाँ पे टू है ये टू आ जाएगा, यहाँ पे सेवन है ये सेवन आ जाएगा। इस तरह बाकी इक्वेशन भी मेरे पास आ जाएंगे। अब मैं इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर लेके जाने के लिए ऑपरेशंस करूँ, ठीक है। यहाँ पे तो वन ठीक है, इस वन को इसके अंदर टू के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँ, फाइव के साथ मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करूँ, ऐसे किया, ये जीरो जीरो बन गए। अब मैंने क्या करना है, 16 को ज़ीरो बनाना है, तो मैं 9 को -16 बनाने के लिए क्या करूँ, -16/9 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो -16/9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा ये बन जाएगा, 9 9 से कट जाएगा, -16 बन जाएगा। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ, या मैं जो इन्होंने ऑपरेशन किया हुआ ये कर दूँ, मेरी मर्जी, मैं कोई भी ऑपरेशन कर सकता हूँ। बस मैंने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर इसको लेके जाना है, ठीक है। अब मैं इसको जब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर लेके आऊँगा तो मेरे पास ये रिड्यूस एचेलॉन, इन्होंने दो स्टेप में कर दिया, मैं एक ही स्टेप में बता रहा था, तो ये हमारे पास एक रिड्यूस एचलॉन फॉर्म बन गई। अब मैं इससे इक्वेशंस जनरेट कर लूँ, ठीक है। अब ये मेरा बेसिकली बी है, ठीक है। अब ये जो मेरी इक्वेशन बनेगी ना, ये बनेगी x1 इज इक्वल टू थ्री, और ये मेरे x1 वाले सारे थे ना वेक्टर्स, ये x2 वाले सारे हैं, तो ये मेरा बनेगा x2 इज इक्वल टू टू और ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ये तीन मेरी इक्वेशन इस मैट्रिक्स से जनरेट होंगी। लेकिन थर्ड तो हमारे पास है ही नहीं ना, x3 है ही नहीं। अगर x3 होता तो मैं बोलता है x3 फ्री है। x3 मेरे पास अभी है ही नहीं, मेरे पास दो ही एलिमेंट्स हैं, इन दो की वैल्यूज़ मेरे पास पर्टिकुलर वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हैंस बी इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ a1 एंड a2 विद वेट्स x1 इज इक्वल टू थ्री एंड x2 इज इक्वल टू टू। वेट्स से मुराद वो जो पहले हम c1 c2 ले रहे थे ना, यहाँ पे हमने x1 x2 ले लिया है। बेशक आप c1 c2 ले लें, आपने बस एक कोई ना कोई लेटर लेना है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं स्पैनिंग सेट क्या होता है। ओके, तो बेसिकली हमारे पास स्पैनिंग सेट क्या है कि हम एक स्पैन डिफाइन कर रहे हैं ना, एक सोल्यूशन सेट टाइप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। कि हमारा जो भी वेक्टर था वो किन वेक्टर्स की मदद से हम लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, जिन वेक्टर्स की मदद से लिख सकते हैं वो उसका स्पैन होगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास एक V1 से लेके वी पी तक वेक्टर्स थे Rn के अंदर, और अगर हम एक सेट बना रहे हैं इन तमाम के लीनियर कम्बिनेशन का, वो इस स्पैन से डिनोट होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सबसेट ऑफ आर एन स्पैन्ड और जनरेटेड बाय दीज वेक्टर्स। ये एक स्पैन है, ये एक सबसेट है आर एन का। आर एन में तो तमाम रियल नंबर्स थे, लेकिन इसके अंदर सिर्फ वो वाले वेक्टर्स हैं जिनसे हमारा लीनियर कम्बिनेशन बन रहा है, तो ये एक उसका सबसेट बन गया। सुपर सेट रियल नंबर है, सबसेट ये बन गया स्पैन। अब ये जो स्पैन है, ये कलेक्शन ऑफ ऑल वेक्टर्स दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये तमाम वेक्टर्स जो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ये तमाम मैंने स्पैन के अंदर डाल दिए, विथ C1 से लेके सी पी तक स्केलर्स। स्केलर मैंने सेट के अंदर नहीं लिखे, सिर्फ वेक्टर्स लिखे। ये सी जो थे ना, इनको मैंने नहीं लिखा, ये
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये इसके अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन सेट के अंदर मैंने सिर्फ वी लिखे हैं। इफ़ यू वी वांट टू चेक वेदर आर वेक्टर बी इज इन स्पैन, अगर मैंने चेक करना है वेक्टर बी स्पैन के अंदर है या नहीं, कैसे चेक करूंगा? एक लीनियर कम्बिनेशन बनाऊंगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जैसे मैंने ऊपर किया। अगर उसका सोल्यूशन निकल आता है तो बी स्पैन के अंदर है। वेदर लीनियर सिस्टम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, या तो उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का सोल्यूशन निकला है या इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकला है, तो ये बी को मैं बोलूंगा कि ये हाँ इसके स्पैन के अंदर इंक्लूडेड है। ये नोट है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इस नोट को देखते हैं कि द सेट स्पैन कंटेन्स एवरी स्केलर मल्टीपल ऑफ वी वन। अब इसके अंदर मैंने लिखे तो वेक्टर हैं, लेकिन इसके स्केलर मल्टीपल भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। कैसे? सी वी वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि सी वी वन इज इक्वल टू सी वी वन प्लस बाकी तमाम वेक्टर्स के साथ मैं जीरो मल्टीप्लाई कर दूं। जब मैं उनके साथ सबके साथ जीरो मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वैसे ही जीरो हो जाएंगे और सी वी वन इज इक्वल टू सी वी वन, ये इक्वेशन मेरी ठीक बैठेगी। यानी मैंने तमाम सी की वैल्यू जीरो कर दी, इसकी ऐसी ही रहने दी। तो इसको मैं सी वी वन सी वी आई कोई भी हो, सी वी टू हो, सी वी थ्री हो, उसको मैं ऐसे ही लिख दूं, बाकी तमाम के सी जीरो कर दूं। तो मैं इसको लीनियर कम्बिनेशन तमाम के फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। तो ये कह रहे हैं कि आपको ऐसे लग रहा है कि इसके अंदर सिर्फ वी है, लेकिन हमने सी की भी जो ख्याल है ना वो इसमें रखा हुआ है। अब जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो इस स्पैन को बिलोंग कर रहा होता है। कैसे? कोई भी जीरो वेक्टर हो उसको मैं इस तमाम वेक्टर्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ, बस क्या करूँ उसके सारे के सारे सी को जीरो कर दूँ। ठीक है, ये जीरो एफ का मतलब है कि ये स्केलर जीरोज हैं। ठीक है, और ये जीरो वी का मतलब है कि ये वेक्टर की फॉर्म में जीरो है। ठीक है, तो हेयर फॉर कन्वीनियंट इट इज मेंशन दैट जीरो वी इज वेक्टर जीरो वेक्टर वेल जीरो एफ इज अ जीरो स्केलर। ठीक है, तो अब ये सारे वी को मैंने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैसे ही जीरो बन जाएगा। तो इन पर्टिकुलर, नॉट टू मेक कंफ्यूजन, दैट जीरो वी एंड जीरो एफ आर सेम, दोनों हैं तो जीरो ही नहीं ना, जीरो ही है ना दोनों, उनसे कुछ और तो नहीं हो पा रहा, जीरो ही रिजल्ट निकल रहा है। तो बेसिकली ये दोनों सेम चीज़ें हैं। अच्छा, अब हम ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन देखते हैं स्पैन वी और स्पैन यू वी की। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन हम इसको इजी बनाने की कोशिश करते हैं कि एक वी नॉन जीरो वेक्टर है थ्री डायमेंशन प्लेन के अंदर। तो स्पैन वी इज अ सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वी ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्केलर मल्टीपल्स ऑफ वी। यानी स्पैन वी का मतलब है कि इसके अंदर वी वन से लेके सो ऑन वी पी तक तमाम वैल्यू स्पैन के अंदर इंक्लूडेड होंगी। वी विजुअलाइज एट अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन इन आर क्यूब थ्रू वी एंड जीरो। ये हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल प्लेन है, जीरो से हम एक लाइन बनाएंगे और वी तक जितनी भी वो हम एक लाइनें बनाते जाएंगे, जो भी वी के पॉइंट्स होंगे तो वो उसको हम ज्योमेट्रिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब हम स्पैन के अंदर एक साथ यू भी डाल देते हैं ना। इफ़ यू एंड वी आर नॉन जीरो वेक्टर्स इन आर क्यूब, दो वेक्टर हम डाल देते हैं विद वी नॉट अ मल्टीपल ऑफ यू। जो वी है वो यू का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, दोनों आपस में मल्टीपल नहीं है। देन द स्पैन यू वी मल्टीपल होते तो फिर तो दोनों एक दूसरे के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे होते ना, ये मैं अभी बताता हूँ। अच्छा, the span UV is the plane in R cube that contains U V and जीरो। फिर इसके अंदर दो वेक्टर बन जाएंगे। ठीक है, एक तो जीरो बन जाएगा, एक V बन जाएगा और एक U बन जाएगा, दो इसके अंदर बन जाएंगे ना। इन पर्टिकुलर स्पैन UV कंटेन्स द लाइन इन R cube थ्रू U जीरो एंड द लाइन थ्रू V एंड जीरो। एक U जीरो की लाइन होगी, एक V जीरो की लाइन होगी। अच्छा, जो मैं कह रहा था कि मैं अभी बताता हूँ उस चीज़ को देखते हैं कि ये दोनों मल्टीपल ना ना होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 5 और एक नंबर है 15। ठीक है, तो अब इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 15 इज इक्वल टू 3 × 5। 15 को मैंने इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया क्योंकि ये इसका मल्टीपल था। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास एक नंबर है 5 और एक नंबर है 17, तो मैं अब ये दोनों मल्टीपल नहीं है, अब मैं इस तरह नहीं कर सकता कि 7 = 3 × 5, क्योंकि ये तो फिर अब क्या होगा, 15 बन जाएगा। और अगर मैं 4 × 5 करूंगा तो ये 20 बन जाएगा। तो इसलिए दो वेक्टर अलग अलग, मुझे दो वैल्यूज़ अलग अलग डालनी पड़ेंगी अपनी पूरी बात कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर ये दोनों बातें आपस में मल्टीपल हैं तो मुझे एक कोई डाल देना है और बोल देना है कि भाई मैंने तो इसके सारे लीनियर कम्बिनेशन डाले हुए हैं। 5 का मतलब इसके अंदर 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है, 25 भी है, 30 भी है, सारी चीज़ें हैं जो भी इसके मल्टीपल्स हैं, जितने भी इसके लीनियर कम्बिनेशन हैं वो सारे इसके अंदर मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। अब ये एग्जाम्पल है, इसके हम देखते हैं कि A1 की वैल्यू ये है, एक टू की वेक्टर की वैल्यू ये और बी की वेक्टर की वैल्यू ये। अब हमने चेक करना है कि ये जो स्पैन बनना है ना हमारा, ये इन दो वेक्टर से बन रहा है क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। अगर आप देखें कि मैं किसी भी नंबर से A1 को मल्टीप्लाई कर लूँ किसी भी स्केलर से तो A2 जनरेट नहीं हो रहा। तो ये स्पैन मेरा A1 और A2 पे मुश्तमिल है। अब ये ओरिजिन से गुजर रहा है इन आर क्यूब थ्री डायमेंशनल प्लेन में, क्योंकि इसके अंदर थ्री एंट्रीज है ना, इसका मतलब ये थ्री डायमेंशनल में।
ठीक है। अब बी इसके अंदर लाई करता है या नहीं, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन बनाएंगे x1 a1 प्लस x2 a2 इज इक्वल टू बी। इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जनरेट करेंगे, एचेलॉन फॉर्म के अंदर रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के बाद हम देखेंगे सोल्यूशन बन रहा है या नहीं। जब एचेलॉन फॉर्म के अंदर हमने इसको रिड्यूस कर दिया, तो एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हमारे पास अब ये आगे हम गए नहीं, रिड्यूस एचेलॉन में गए नहीं, इसको हमने वन बनाया नहीं, हमें यहीं पे पता चल गया कि ये जीरो जीरो इज इक्वल टू -2 हो गया। जब मैंने इक्वेशन बनाई तो बन गया जीरो इज इक्वल टू -2। तो ये तो बड़ी एक एम्बिगस बात होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता जीरो कभी -2 के बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है, और जो बी मेरे पास वेक्टर था वो स्पैन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, बी स्पैन का हिस्सा नहीं है, बी किसी और स्पैन का हिस्सा हो सकता है। तो इन ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्री में अगर इसका हम मतलब देखें, ग्राफिकल मतलब, तो वेक्टर बी डज नॉट लाइन लाई इन द प्लेन स्पैन्ड बाय वेक्टर्स a1 एंड a2। ये जो a1 और a2 वेक्टर्स थे ना, ये जो एक प्लेन बना रहे थे ना पूरे का पूरा, इस प्लेन के अंदर बी इंक्लूडेड नहीं है, बी कहीं इनके बाहर ही है, किसी और दो वेक्टर्स के अंदर वो स्पैन में होगा, इनके अंदर नहीं है। अच्छा, अब ये जो लीनियर कम्बिनेशन है इसकी डेली लाइफ में क्या एग्जांपल है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्केलर मल्टीपल और लीनियर कम्बिनेशंस थे, इनको हम कॉस्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर ऑफ़ यूनिट्स गिवन है किसी चीज़ के, और कॉस्ट पर यूनिट भी गिवन है, तो मैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स को कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 चीज़ें हैं, ठीक है, और एक चीज़ 15 रुपये की है। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास पता चल जाएगा 150 रुपये की टोटल चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। तो इस तरह की हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे ये चीज़ ज़्यादा समझ आएगी कि एक कंपनी है जो दो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। $1 वर्थ ऑफ प्रोडक्ट जो कंपनी बी बनाती है, उसके अंदर वो 0.45 मटेरियल पे लगाती है, 0.25 लेबर पे लगाती है, 0.15 उसके ओवरहेड पे लगाती है। और दूसरा एक प्रोडक्ट अगर $1 वर्थ का बनाए प्रोडक्ट सी, तो उसके अंदर ये क्वांटिटीज़ लगाती हैं। तो इनको हमने एक वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया, बी प्रोडक्ट के लिए ये सारी चीज़ें लग रही थी, सी के लिए ये सारी चीज़ें लग रही थी। अब बी एंड सी जो प्रेजेंट कर रहे होते हैं कॉस्ट पर डॉलर ऑफ द इनकम फॉर टू प्रोडक्ट्स, दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। वट इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन कैन बी गिवन टू वेक्टर 100 बी, कि अगर उसने 100 प्रोड्यूस करने हैं तो कितनी कॉस्ट आएगी। तो हम क्या करेंगे, 100 प्रोड्यूस करने के लिए जो सिंगल कॉस्ट थी ना उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 100 आइटम्स की कॉस्ट सारी आ जाए। मटेरियल पे इतना पैसा लगेगा, जो दूसरी चीज़ थी वो क्या थी, लेबर, लेबर के ऊपर इतना पैसा लगेगा, और ओवरहेड के ऊपर इतना पैसा लगेगा अगर आप 100 प्रोडक्ट्स बनाएं, ठीक है। दूसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक कंपनी विश करती है कि वो $1 वर्थ ऑफ प्रोडक्ट बी बनाए और $2 वर्थ ऑफ प्रोडक्ट सी बनाए। तो इसका मतलब x1 बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो $1 के बी प्रोडक्ट आ जाएंगे, और x2 सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएंगे। गिव अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब द वेरियस कॉस्ट द कंपनी विल हैव फॉर मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड। इन दोनों को प्लस कर दूंगा, मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग $1 वर्थ ऑफ गिवन बाय वेक्टर x1 बी, इस वेक्टर से गिवन है, और जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग $2 वर्थ ऑफ सी आर गिवन बाय x2 सी, इस वेक्टर से गिवन है। Hence the total cost for both products are given by vector x1b plus x2c। इस तरह हमारे पास टोटल कॉस्ट यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है। अब हमारे पास एक एक्स नॉट पॉइंट है जो एक लाइन के ऊपर यहाँ पर है, और दूसरा एक वेक्टर वी है जो कि उसके पैरेलल, उस लाइन के पैरेलल गुजर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास एक पॉइंट एक्स है जो एक्स नॉट वाली लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है। अब अगर मैंने इस लाइन को डिनोट करना हो, ये जो ऊपर वाली लाइन थी, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक वाली चीज़ को डिनोट करना हो, तो मैं बोल सकता हूँ ये है एक्स माइनस एक्स नॉट के बराबर, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ कि ये जो पैरेलल लाइन है, फॉर एग्जांपल ये वाली जो पैरेलल लाइन थी इसकी कुछ पॉइंट्स हैं, अगर मैं इनको 10 से मल्टीप्लाई करूँ ना तो इनकी सबकी वैल्यूज़ इंक्रीज हो जाएंगी और ये लाइन बिल्कुल इसके ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। और अब मुझे नहीं पता मैंने 10 से मल्टीप्लाई करना है, 8 से करना है, 100 से करना है, किससे करना है, लेकिन किसी ना किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू ये इसके ऊपर चढ़ जाएगी। अगर ये लाइन नीचे जा रही थी तो मुझे इसको नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता तमाम पॉइंट्स को, फिर ये इसके ऊपर आ जाती। तो मैं इसको एक जनरल वैल्यू ले लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये वैल्यू टी है, और टी को मैं बोलता हूँ कि ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जा सकती है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यही बात वो यहाँ पर कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो लाइन है ना एक्स माइनस एक्स नॉट वाली, इसको मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ कि एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू टी वी, यानी वी को टी से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये लाइन आ जाएगी, इसी लाइन के बराबर मेरा वी बन जाएगा, ठीक है। तो इस टी को जो हम बोल रहे हैं ना, इसको बोल रहे हैं पैरामीटर, विच वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, द वेरिएबल पॉइंट एक्स ट्रेसेस आउट द लाइन, सो द लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलूँ कि मेरे पास जो वेक्टर अगर एक्स नॉट है वो ओरिजिन पे है, एक्स नॉट की वैल्यू ज़ीरो है,
ठीक है, ऐसे मैं बोल देता हूँ अगर, तो मेरे पास जो x माइनस जीरो है वो x के बराबर आ जाएगा। तो मेरी इक्वेशन बड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू टी वी। तो इसको मैं बोलूँगा कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई मेरी इस चीज़ की। ठीक है, कि मैं v वेक्टर, और मेरे पास एक वेक्टर है v और एक वेक्टर है x, इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू टी वी। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारे पास होती है। ओके, अब मैं इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन आर्स के लिखने की अगर कोशिश करता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है x इज इक्वल टू एक्स वाई टू डायमेंशन प्लेन के अंदर, और मेरे पास एक और वेक्टर है x नॉट जो कि x नॉट और y नॉट के बराबर है, वो भी टू डायमेंशन प्लेन के अंदर है। अब ये एक पैरेलल है एक तीसरे वेक्टर के, जो कि मेरे पास ए बी है, वो भी टू डायमेंशनल के अंदर है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू टी वी। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू एक्स वाई है, एक्स नॉट की वैल्यू एक्स नॉट वाई नॉट है, और जो हमारे पास v है उसकी वैल्यू ए बी है। ये वैल्यू सारी पुट की, t को अंदर मल्टीप्लाई किया दोनों वैल्यूज़ के साथ, इनको मैंने कोमा करके लिख दिया और x माइनस एक्स नॉट कर दिया और y माइनस वाई नॉट कर दिया, और इस तरह से मैंने कंबाइन करके लिख दिया। तो मैं बोल सकता हूँ अब ये जो इक्वेशन बनेगी ना, ये बन जाएगी x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू टी ए और y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू टी बी। अब ये जगह x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू टी ए, और x की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो वो बन जाएगी एक्स नॉट प्लस टी ए। इसी तरह मेरे पास जो y की वैल्यू बनेगी वो बनेगी y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस टी बी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और t के साथ हम वैल्यू बता दें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ टू डायमेंशन। ठीक है, अगर मैं बोलूँ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन थ्री डायमेंशन, तो मेरे पास एक जी भी आ जाएगा। तो मैं ले लूँगा x को ले लूँगा एक्स वाई जी, और एक्स नॉट को ले लूँगा एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट, और वेक्टर को ले लूँगा ए बी सी, उसके अंदर एक सी डाल दूंगा। और इसी तरह मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी, और z इज इक्वल टू जी नॉट प्लस सी टी। और ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन बनेगी ये एक थ्री डायमेंशन की पैरामीट्रिक इक्वेशन बन जाएगी। अब आगे एक एग्जांपल आ रही है, उसको देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है एग्जांपल, फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन एंड अ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन इन टू डायमेंशन दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड इज पैरेलल टू वेक्टर v माइनस टू थ्री। अब ओरिजिन से गुजरी है तो इसका मतलब एक्स नॉट तो वैसे ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं कि वी नो दैट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन x इज इक्वल टू टी वी। इसके अंदर एक्स नॉट जीरो हो गया तो बस x इज इक्वल टू टी वी बच गया। अब x की जगह मैं एक्स वाई ले लेता हूँ, और t की जगह मैं माइनस टू, v की जगह माइनस टू और थ्री पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास x जो है वो बराबर आएगा माइनस टू टी के, y बराबर आएगा थ्री टी के। तो ये मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं ये आ जाएंगी इस पैरामीट्रिक इक्वेशन की। ठीक है, सेकंड जो मेरे पास है, फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन इन थ्री डायमेंशन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट p नॉट दिस एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। अब मैंने एक वेक्टर इक्वेशन निकालनी है और पैरामीट्रिक इक्वेशन भी निकालनी है जो इन दोनों पॉइंट से गुजर रही हो और उस वेक्टर से भी पैरेलल हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, x को सपोज कर लूंगा एक्स वाई जी, और x नॉट जो है वो मेरे पास गिवन है p नॉट की फॉर्म में वन टू माइनस थ्री, और वेक्टर भी गिवन है। तो ये मेरी इक्वेशन बनती है इस तरह से, जिसके अंदर मेरा बनता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी, या ए टी था या बी टी था, जो भी आप इसको बोल रहे हैं वो ये यहाँ पर था। तो मैंने इसको क्या ले लिया कि यहाँ पे मैंने वी टी ले लिया, तो टी मेरा ऐसे ही आ गया, वी की वैल्यू मैंने पुट कर दी और एक्स नॉट की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस फोर टी, वाई इज इक्वल टू टू माइनस फाइव टी, और जी इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस टी। तो ये मेरे पास इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बन जाती है। तीसरे मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो कह रहा है यूज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ इन पॉइंट बी टू फाइंड टू पॉइंट्स ऑन द लाइन दैट आर डिफरेंट फॉर पी नॉट। पी नॉट के अलावा कोई दो पॉइंट निकाल के दिखाने हैं। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं हम, कि हम टी की कोई भी वैल्यू ले लें, टी की वैल्यू जीरो ले लें, वन ले लें, कुछ भी ले लें। तो मैंने टी की वैल्यू जब जीरो ली तो मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा, मेरे पास एक्स की अलग वैल्यू आ जाएगी, वाई की अलग और जी की अलग वैल्यू आ जाएगी, वो मेरा एक पॉइंट बन जाएगा। टी की वैल्यू वन ले लूँ तो ये पॉइंट बन जाएगा, माइनस वन ले लूँ तो ये पॉइंट बन जाएगा। इस तरह मैं टी की कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, तो मेरे पास डिफरेंट पॉइंट्स आते जाएंगे जितने भी क्वेश्चन में मुझसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होता है। अब लेट एक्स नॉट बी अ फिक्स पॉइंट ऑन अ रिक्वायर्ड प्लेन डब्ल्यू। तो अभी तक हम देख रहे थे ना वो एक सिंपल लाइन थी, अब हम कहते हैं कि लाइन नहीं है, वो एक प्लेन है। ठीक है, हम उस प्लेन के रिक्वायर्ड प्लेन डब्ल्यू के साथ हम उसका रिलेशन बनाते हैं। तो पहले हमने क्या लिया हुआ था, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू टी वी लिया हुआ था, लेकिन अब हम प्लेन ले रहे हैं तो हम बोल लेते हैं टी वन वी वन प्लस टी टू वी टू। तो ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन बन जाएगी। एक्स नॉट को उधर लेके प्लस कर देंगे तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस दिस। तो ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आ जाएगी थ्रू एक्स नॉट पैरेलल टू वेक्टर v1 एंड v2। इसके अंदर फिर दो वेक्टर्स होंगे ना, क्योंकि ये प्लेन है, एक लाइन नहीं है। इन स्पेशल केस वेयर x नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास ये खत्म हो जाएगा, x इज इक्वल टू टी वन वी वन प्लस टी टू वी टू हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। जो अब क्या हुआ है बेसिकली
कि हमारे पास ये जो x है ये लीनियर कम्बिनेशन आ गया है मेरे पास v1 और v2 का। ओके, सो ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन है। अब हम देखते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या बनेगी। पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए हम x को सपोज कर लेते हैं एक्स वाई जी, और v1 को सपोज कर लेते हैं a1 b1 c1, और v2 को सपोज कर लेते हैं a2 b2 c2। ये सारी वैल्यूज अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, t को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, t2 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सबको आपस में ऐड कर लेते हैं। तो मेरे पास बन जाएगा x y z, ये एक वेक्टर है जो कि बराबर होगा मेरे पास x नॉट प्लस t1 a1 प्लस t2 a2 कोमा y नॉट प्लस t1 b1 प्लस t2 b2। और इस तरह से मेरे पास ये एक पूरी इक्वेशन बन जाएगी। फिर मैं इनको इक्वेट करूंगा, x इज इक्वल टू दिस बन जाएगा, y इज इक्वल टू दिस एंड z इज इक्वल टू दिस। दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस फॉर दिस प्लेन। अब हमारे पास एग्जांपल है जिसके अंदर हमने फाइंड आउट करनी है वेक्टर और पैरामीट्रिक इक्वेशंस को। ठीक है, अब ये ओरिजिन से पास करता है, इसका मतलब एक्स नॉट, जब भी ओरिजिन है ना एक्स नॉट का मतलब है जीरो है। ठीक है, तो थ्री डायमेंशन प्लेन है, पैरेलल टू दीज टू वेक्टर्स हमने निकालने हैं। ठीक है, थ्री डायमेंशन में यही होगा कि हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन होंगे, वो प्लेन अगर है तो अब थ्री पॉइंट्स इन प्लेन ऑब्टेन इन पार्ट वन, और ये थ्री पॉइंट्स भी हमने निकालने हैं, उसमें हम कोई भी टी की वैल्यूज रैंडम पुट कर लेंगे। तो अभी हम इक्वेशन निकालते हैं कि वेक्टर इक्वेशन जो है उस वो हमें गिवन होती है x इज इक्वल टू टी वन वी वन। अगर हमारे पास ओरिजिन से ना होता तो x माइनस एक्स नॉट आ जाता। अभी हमारे पास ये है x इज इक्वल टी वन वी वन प्लस टी टू वी टू। एक्स की जगह हम एक्स वाई जी पुट कर लेते हैं। टू डायमेंशन में हम एक्स वाई पुट करते थे, थ्री डायमेंशन एक्स वाई जी पुट करेंगे और ये वैल्यूज पुट करेंगे। आपस में इन दोनों को प्लस करने के बाद इक्वेट करेंगे, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, वाई की वैल्यू ये आ जाएगी, जी की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन जाएंगी। ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन होती है और ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है। अच्छा, अब मैं क्या करूं कि t की कोई वैल्यू सपोज कर लूं, जीरो ले लूं, वन ले लूं, टू ले लूं, तो उससे मेरे पास तीन पॉइंट कोई ना कोई निकल के आ जाएंगे इस प्लेन के। तो t की वैल्यू पहले मैंने जीरो ले ली, तो और t2 भी जीरो ले लिया, तो मेरे पास ये पॉइंट आ गए। t1 माइनस टू ले लिया, t2 वन ले लिया, ये आ गए। कोई भी हम पॉइंट्स ले सकते हैं जिनसे हमारे पास ये पॉइंट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू थ्री पॉइंट्स। अभी तक हमारे पास दो पॉइंट थे एक ही लाइन के ऊपर, एक पॉइंट था एक्स नॉट और एक पॉइंट था एक्स। अगर मेरे पास तीन पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है, एक पॉइंट मेरे पास हो जाता है एक्स नॉट, और एक पॉइंट मेरे पास होता है एक्स वन, और एक पॉइंट होता है एक्स, तो उसके लिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी। तो अगर तीन नॉन को लीनियर पॉइंट्स हैं और एक प्लेन के अंदर हैं वो, तो ऑब्वियसली द वेक्टर वी वन इज इक्वल टू वी वन, जो मेरे पास बनेगा वेक्टर वो बनेगा v1 man is equal to x1 माइनस एक्स नॉट, और v2 इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स नॉट और पैरेलल टू द प्लेन। ये इस प्लेन के पैरेलल आ जाएंगे। तो वेक्टर इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस t1, और साथ में हमारे पास v1 प्लस t2 v2। v1 की जगह ये पुट हो गया, v2 की जगह ये पुट हो गया। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है और पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो कि इन तीन पॉइंट से गुजर सकती हैं। ठीक है, हमने ये पैरामीट्रिक इक्वेशन और वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ एक्स वाई जी, और x नॉट एक्स वन एक्स टू जो हैं ये तीन पॉइंट्स मेरे पास आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट मेरे पास क्या आएगा, जो p से लेके q तक का डिस्टेंस है। तो मैं क्या करूंगा, p में से q को माइनस कर दूंगा, टू में से माइनस वन माइनस करूंगा, माइनस थ्री, माइनस फोर में से फोर माइनस करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस फोर माइनस फोर, तो अब मेरे पास आ जाएगा एट, और माइनस फाइव माइनस थ्री मेरे पास आ जाएगा माइनस फाइव, प्लस थ्री मेरे पास आ जाएगा माइनस एट। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स वन माइनस एक्स नॉट की, एक्स टू माइनस एक्स नॉट की हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद हमारे पास जो कंपोनेंट बन जाएंगे वो इस फॉर्म में बन जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास बन जाएगा एक्स नॉट, जो कि हमने एक्स नॉट सपोज किया था, और यहाँ पे टी वन वी वन आ जाएगा हमारे पास जो कि एक्स वन माइनस एक्स नॉट के बराबर है, और टी टू वी टू आ जाएगा जो वी टू हमारे पास एक्स टू माइनस एक्स नॉट के बराबर है। अब हम एक्स को इसके इक्वल ले लेंगे, वाई को वाई वाली वैल्यूज़ के इक्वल ले लेंगे, इनको आपस में ऐड करने के बाद, और जी को जी वाली वैल्यूज़ के इक्वल ले लेंगे, तो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, जब हम इन इसको फर्दर ऐड करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन जनरेट होगी उसको हम बोलेंगे कि ये वेक्टर इक्वेशन है। और जब हम इनको एक्स इज इक्वल टू दिस लिख लेंगे, वाई इज इक्वल टू दिस, जी इज इक्वल टू दिस, तो इसको बोलेंगे ये हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, अब आप बताएं कि आप कैसे बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं या नहीं। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर इन्होंने गिवन दिया हुआ है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, फाइंडिंग अ वेक्टर इक्वेशन फॉर अ पैरामीट्रिक इक्वेशन।
एक वेक्टर इक्वेशन हमने निकालनी है पैरामीटर इक्वेशन से। पहले तो हम क्या करते थे, वेक्टर इक्वेशन निकालते थे और उससे पैरामीटर इक्वेशन बनाते थे। अब पैरामीटर इक्वेशन गिवन है, उससे हम रिवर्स प्रोसेस में जाएंगे, वेक्टर इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास सारी चीज़ें थी, इसको मैं लिख लेता हूँ, एक्स को लिख लेता हूँ, साथ में वाई को लिख लेता हूँ और साथ में जी को लिख लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर इस तरह से। और ये जो एक्स वाली वैल्यू है ये ब्रैकेट में पहले लिख लेता हूँ, फिर जो वाई वाली वैल्यू है ये इसके बाद लिख लेता हूँ, और जो जी वाली वैल्यू है ये इसके बाद लिख लेता हूँ। ठीक है। अब ये जो प्लस 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 हो रहे हैं ना आपस, इसमें टी वन वाली चीज़ें अलग कर लेता हूँ, सिंपल कांस्टेंट को अलग कर लेता हूँ, टी टू वाली चीज़ें अलग कर लेता हूँ। ठीक है। जब हमने ये सारी चीज़ें अलग की, सिंपल कांस्टेंट हमारे सारे ये आगे, टी वन वैल्यू वाली वैल्यूज़ ये आगे, टी टू वाली ये आगे। अब इसमें से टी वन कॉमन लूंगा तो मेरे पास ये बच जाएगा, टी टू कॉमन लूंगा ये बच जाएगा, और कॉन्स ये बन जाएगा। अब ये बन गया एक्स नॉट, ये बन गया वी वन जो कि एक्स वन माइनस एक्स नॉट के बराबर होता है, ये बन गया वी टू जो कि एक्स टू माइनस एक्स नॉट के बराबर होता है। तो इस तरह से मेरे पास वी वन की वैल्यू भी आ गई, वी टू की वैल्यू भी आ गई, और एक्स नॉट की वैल्यू भी आ गई। तो ये इस तरह से मेरे पास ये वेक्टर इक्वेशन जनरेट हो गई पैरामीट्रिक इक्वेशन से। अब हम एक जनरल इक्वेशन से, एक जनरल इक्वेशन है उससे पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको मैं एक्स की फॉर्म में लिख लेता हूँ, बाकी वाई और जी दूसरी साइड पे ले जाता हूँ जो ये इक्वेशन थी। अब क्या करते हैं कि वाई और जी को पैरामीटर्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक्स को हम इन पैरामीटर्स की फॉर्म में लिखते हैं, वाई को मैं सपोज कर लेता हूँ टी वन, और जी को सपोज कर लेता हूँ टी टू, अगर कुछ और भी होता है उसको टी थ्री सपोज कर लेता, और एक्स को फिर मैं इनकी फॉर्म में लिख लेता हूँ। ये एक्स मेरे पास, जब मैं वाई पुट करूँ टी वन और जी पुट करूँ टी टू तो ये आ जाएगा। अच्छा, फिर मैं क्या करूँ, वाई के लिए एक इक्वेशन अलग से बना लूँ। ठीक है। वाई के लिए जब मैं एक इक्वेशन अलग से बनाऊंगा तो वो बनेगी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव प्लस टू जी। ठीक है। अब मैं x को टी वन ले लूँ और z को टी टू ले लूँ, तो मेरे पास जो y की इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी y इज इक्वल टू टी वन माइनस फाइव प्लस टू टी टू। तो इस तरह से मैं y की इक्वेशन भी लिख सकता हूँ, अगर मैंने x की लिखनी है तो x की भी लिख सकता हूँ। इस x की इक्वेशन में हमारे पास क्या है, y टी वन के बराबर है और z टी टू के बराबर है। ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन प्लेन की इक्वेशन आ जाती है। ये यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।